हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ लॉ। आज हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की विवेचना करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम इस एक्ट की धाराओं की विवेचना करेंगे। किसी भी एक्ट में धाराओं को याद रखना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि उस एक्ट की धाराओं में जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखना। इस एक्ट में मैंने धाराओं को याद करने में पिछले ही वीडियो की तरह ही इस वीडियो में भी मैंने पिक्चर्स को यूज़ किया है। पिक्चर्स को यूज़ करने का या फ़ायदा ये है कि पिक्चर्स हमें जो है एक लंबे समय तक याद रह जाती हैं। फ़ोटोज़ जो होती हैं हमें एक लंबे समय तक याद रह जाती हैं और इनमें भी हमें वही करना है। विधि में ये है कि हर विधि में ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को रटें। विधि में हम हमारे जो आसपास का जो माहौल है या जो भी हमारे आसपास सराउंडेड चीज़ें हैं, यदि हम उनको भी देखें या उनके द्वारा भी हम विधि को एक आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसीलिए ही मैंने इस एक्ट में इन फ़ोटोज़ को यूज़ किया है जो कि हमारे आसपास ही हैं। यदि हम उन चीज़ों को ध्यान दें, उन चीज़ों को समझें, तो हम बैठे ही बैठे 10 मिनट के एक वीडियो लेक्चर में हम उस एक्ट की 10 से 11 धाराओं को हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो धारा एक के अनुसार धारा एक बताती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो इसका संक्षिप्त नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसका विस्तार जो है, जो इसका एक्सटेंड है, वो संपूर्ण भारत पर है। ये कमेंस हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था, इसकी प्रारंभ तिथि है वो है 1 जुलाई 1961। अब अब धारा दो बताती है दहेज की परिभाषा। ठीक, तो इस दहेज की परिभाषा में हमें इस फ़ोटो को ध्यान देना है। फ़ोटो को सिंपली इतना ध्यान देना है, फ़ोटो को हम इस धारा को हम आसानी से याद कर सकते हैं। जब भी हम कहीं शादी ब्याह में कहीं आसपास जाते हैं तो हमें एक नज़ारा दिखता है जो कि इस प्रकार का होता है, जिसमें सोफ़ा, गाड़ी, बेड, टीवी, फ्रिज, कूलर, एक घर की सामान्य दिखते हैं। तो वो क्या होता है? दहेज होता है। तो धारा दो कहती है, धारा दो दहेज की परिभाषा को बताती है। डेफिनेशन ऑफ डॉवरी। फिर धारा तीन में है दहेज लेने या देने के लिए शास्ति। दहेज लेने या देने के लिए शास्ति। फिर अगेन हमें फ़ोटो ध्यान देनी है। फ़ोटो में एक तरफ वर पक्ष है जो दहेज की मांग कर रहा है, दहेज ले रहा है। एक तरफ वधू पक्ष है जो कि दहेज दे रहा है। तीसरी तरफ है कोर्ट, विधि, जो कि उसका विधि का डंडा या विधि का हथौड़ा। तो यही कहती है धारा तीन में है दहेज लेने या देने के लिए शास्ति, पेनाल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डॉवरी। फिर धारा चार में है दहेज मांगने के लिए शास्ति। अब ये भैया वधू पक्ष है, वर पक्ष है। अब वर पक्ष क्या है? दहेज मांगता है, लड़के वाले तरफ से क्या दहेज की मांग की जाती है। तो जब दहेज की मांग की जाती है तो उसके ऊपर क्या होगी? शास्ति होगी, पेनाल्टी होगी। तो यही है, जेल जाना पड़ेगा, हथकड़ी है। तो इस फोटो में दो चीज़ें हैं, एक वर पक्ष, और वो वर पक्ष क्या है? दहेज की मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है। तो उसके लिए क्या है? ये हथकड़ी, शास्ति है। तो पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डॉवरी, धारा 4 में। धारा 4A कहता है विज्ञापन पर पाबंदी। यदि हम इस फ़ोटो को ध्यान दें, हाल ही समय में शायद ये एक वीडियो था, शायद इंडिया का था या पाकिस्तान का था, कंफर्म नहीं है। तो उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आया था, ये जो कि दहेज की जो इम्पैक्ट होता है लड़की पक्ष पे, क्या स्थिति होती है, उसको ही दर्शाया गया था इस वीडियो में। तो इसी को हम ध्यान में देते हुए, एडवर्टाइजमेंट था एक प्रकार से, हम उसको कह लीजिए एडवर्टाइजमेंट था दहेज के इफ़ेक्ट क्या होते हैं उसके बारे में बताने के लिए। तो धारा 4 भी यही कहती है। धारा 4 कहती है, धारा 4 एक है विज्ञापन पर पाबंदी, बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट। तो हमें एडवर्टाइजमेंट को, विज्ञापन को याद रखना है, विज्ञापन को याद रखना है। फिर धारा 5 में है दहेज देने
या लेने के लिए करार का शून्य होना। यदि कोई करार होता है दहेज लेने या देने के लिए तो वो करार क्या होगा, शून्य होगा। ये फ़ोटो है, इस फ़ोटो को अपन ध्यान दें तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो कि क्या है, वॉइड है, मतलब क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य है। तो धारा 5 में है एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डॉवरी टू बी वॉइड। अब एक फ़ोटो देखिए, एक प्यारा सा मुस्कुराता सा चेहरा। धारा 6 में है दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फ़ायदे के लिए होना है। ये ज़रूरी नहीं है कि दहेज का फ़ायदा जो है, अधिकार जो है वो वर पक्ष ही रखे। उसका जो फ़ायदा है वो पत्नी या उसके वारिसों के लिए भी होगा। फिर है धारा 7। धारा 7 में है अपराधों का संज्ञान। इस फोटो में मजिस्ट्रेट जज साहब बैठे हैं, वो क्या है, उनके टेबल बैठ के उस अपराध का, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन किए गए अपराध का क्या कर रहे हैं, संज्ञान कर रहे हैं, संज्ञान कर रहे हैं। तो धारा 7 में है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। फिर है धारा 8। धारा 8 में, पहले धारा 8 को पढ़ने से पहले हम 3 फ़ोटोज़ देखते हैं। इसमें 3 फ़ोटोज़ है। इसमें एक फ़ोटो में बताया गया है कि पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ रही है, गिरफ्तार कर रही है, फिर गिरफ्तार करके क्या है, उसे जेल में डाल रही है। फिर तीसरी फ़ोटो में है समझौता या आप हाथ नहीं मिला सकते हैं। तो धारा 8 में है अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय, मतलब संज्ञेय अपराध वैसे जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। तो वारंट के बिना किस प्रकार गिरफ्तार कर सकती है, ये उसका एक छोटा सा एक उदाहरण बताया गया है इसमें, कि पुलिस किसी व्यक्ति को किस प्रकार गिरफ्तार कर रही है। फिर है इसमें जमानतीय, अजमानतीय। ये जमानत नहीं होगी, मतलब कि जो भी व्यक्ति इस अपराध, इस अध्याय के या इस एक्ट के अपराध के अधीन अंदर जाता है तो मतलब वो जेल में रहेगा। तो यहाँ पे कैदी जेल में बैठा हुआ है, अपने बाहर निकलने के इंतज़ार कर रहा है। फिर ये कहता है असमनीय होना, मतलब कि उसमें आप ना तो न्यायालय से बाहर जाके आप उसमें समन कर सकते हैं। तो ये आप उसमें समझौता या हाथ नहीं मिला सकते इस प्रकार के अपराधों में। तो ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल फॉर सर्टेन पर्पसेस एंड टू बी नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। फिर धारा 8A कहती है, 8A में है कुछ मामलों में सबूत का भार। अब ये तराजू है, तराजू किस बात की ओर इशारा इंगित करता है, सबूत के बारे में, कि विधि जो होती है वो किसी भी पक्ष की ओर नहीं होती है, वो सिर्फ सबूत के ऊपर चलती है। तो जो भी व्यक्ति उसको साबित करेगा एक तराजू की तरह काम करती है, जिसका पलड़ा भारी होगा वही मामला अपना जीतता है। तो इसी प्रकार से हमने इस धारा को याद करने में इस फोटो का सहारा लिया है, मतलब सबूत का भार, तराजू, जिसका तराजू भारी होगा, जो सबूत ज़्यादा लाएगा जब है उसी को साबित, वही मामला जीतेगा। तो सबूत का भार, इस शब्द को हमें याद रखना है, सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ। फिर धारा 8B में है एक अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, ये फ़ोटो में पुलिस अधिकारी दिख रहा है जिसको कि हम DPS कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में इस धारा में, जो कि है डॉवरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, दहेज प्रतिषेध अधिकारी। एक पुलिस ऑफिसर है जो कि ऐसे दहेज के मामलों को लेने देने पे निगरानी रखेगा। अब धारा 9 है, 9 में ये फ़ोटो हमें दिख रही है हमारा प्यारा भारत। तो धारा 9 में है नियम बनाने की शक्ति। तो नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। धारा 9 के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। फिर इसके बाद धारा 10 में एक फ़ोटो दिख रही है जो कि हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। धारा 10 में है राज्य सरकार, धारा 10 राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। तो राज्य सरकार हमने पिछले भी वीडियोस में बात करी है, जब भी हम सरकार की बात करेंगे तो समुचित सरकार है तो वहाँ पे दोनों ही सरकार आएगी। यदि स्पेसिफाइड कर रखा है कि कौन सी सरकार नियम बनाएगी तो वहाँ पे जो भी उस धारा में बताया गया उस मैप को हम यूज़ करेंगे। तो इसमें हमने दोनों ही मैप को यूज़ किया है। पहले धारा 9 में केंद्र सरकार को नियम बनाने सकती तो हमने भारत का नक्शा इस्तेमाल किया। जब धारा 10 में है राज्य सरकार को नियम बनाने सकती तो हमने मध्य प्रदेश का नक्शे का इस्तेमाल किया है।
तो ये हमारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम का संपूर्ण विवेचना थी। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर कीजिए।